हेलो, देख लीजिए आवाज और सुनाई दे रहा है जी? है, देख लीजिए। लिंक शेयर कर दिए है ना सब जगह, टेलीग्राम और टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे भेज दिए है ना, भेजिए, भेजिए टेलीग्राम पे। जुड़ जाइए सब लोग। चलिए आ जाइए। तो हम लोग जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो है 272 क्वेश्चन है। उस 272 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन जो है हम लोग कर लिए हैं, और उस 100 प्रश्न में आपको अरबी आक्रमण, तुर्की मुसलमानों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य, ये सब टॉपिक का प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। और इसके बाद आगे जो है हम लोगों को बहमनी साम्राज्य का प्रश्न करना है, भक्ति और सूफी आंदोलन का प्रश्न करना है, मुगल काल का प्रश्न करना है, और मराठा का प्रश्न करना है। मराठा का प्रश्न करना है, यही सब प्रश्न जो है हम लोगों को करना है। और जैसे ये सब खत्म हो जाएगा तो मतलब जो है आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास आपका खत्म माना जाएगा, और फिर हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास प्रारंभ करेंगे। तो आ जाइए, अब हम लोग पुनः अपना प्रश्न करना प्रारंभ करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने किया था। दिल्ली सल्तनत के एक महान सुल्तान हुआ करते थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही काफी ज्यादा विद्रोह हुए थे। उसी समय में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया, और 1347 ईस्वी में महाराष्ट्र में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने किया था। हसन गंगू को इतिहास में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से भी जाना जाता है, या बहमन शाह के नाम से भी जाना जाता है। हसन गंगू को इतिहास में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या बहमन शाह के नाम से भी जो है आपको जाना जाता है, बहमन शाह के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न यही है कि हसन गंगू ने किस वर्ष बहमनी साम्राज्य की नींव डाली थी? हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की नींव डाली थी 1347 ईस्वी में, 1347 ईस्वी में। और देखिए, बहमनी साम्राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक हसन गंगू या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हुए, वही बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक हुए कलीमुल्लाह। बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक कौन हुए? आपको कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह जो है बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक हुए। कलीमुल्लाह बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक हुए, और बहमनी साम्राज्य के शासकों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। बहमनी साम्राज्य के शासकों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाकर शासन प्रशासन करना शुरू किया था। तो तीन बात, किसी भी राजवंश के विषय में तीन बात, तीन चार बात। एक तो उस राजवंश की स्थापना कब हुई है, उसकी स्थापना किसने किया है, अंतिम शासक कौन हुए, और राजधानी कहां हुआ करती थी। ये चार बात आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। आइए ये चारों बातों को एक एक करके हम लोग याद करते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई है? किस वर्ष हुई है? किसने किया है? अंतिम शासक कौन हुए? अंतिम शासक कौन हुए? और बहमनी साम्राज्य के शासकों की राजधानी कहां हुआ करती थी? गुलबर्गा। कहां हुआ करती थी? गुलबर्गा। तो दो बात तो आपको क्वेश्चन में है, दो बात क्वेश्चन में नहीं है। नीचे से नोट डाउन कीजिएगा, आप लिखिएगा। लिखिएगा, बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक कलीमुल्लाह हुए। बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक कलीमुल्लाह हुए। बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक कलीमुल्लाह हुए। बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक कलीमुल्लाह हुए।
कलीमुल्ला हुए। नेक्स्ट पॉइंट, बहमनी शासकों की राजधानी गुलबर्गा हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट, बहमनी शासकों की राजधानी गुलबर्गा हुआ करती थी। 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 देख लीजिएगा, एप्लीकेशन पे सब चीज चल रहा है ना जी। बहमनी शासकों की राजधानी गुलबर्गा हुआ करती थी। अब इसके बाद आगे आ जाइएगा। देखिए, बहमनी साम्राज्य, जब बहमनी साम्राज्य का पतन हुआ ना, या जब बहमनी साम्राज्य का विघटन हुआ, या बहमनी साम्राज्य का जब पतन हुआ, तो बहमनी साम्राज्य के विघटन या बहमनी साम्राज्य के पतन होने के बाद बहमनी साम्राज्य टोटल 5 प्रांत में बटा। बहमनी साम्राज्य टोटल 5 प्रांत में बटा। और बहमनी साम्राज्य जो टोटल 5 प्रांत में बटा, एक आपको बीजापुर, बीजापुर की अगर आप बात करेंगे तो बीजापुर में जो है आपको आदिल शाही वंश के शासन की स्थापना हुई। और बीजापुर में आदिल शाही वंश के शासन की स्थापना जो है आपको आदिल शाही वंश के शासन की स्थापना जो है आपको यूसुफ आदिल शाह ने किया। यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह ने किया। यूसुफ आदिल शाह ने किया। फिर आपको दूसरा, बीजापुर के बाद दूसरा आपको अहमदनगर। अगर अहमदनगर की बात करें तो यहां पर निजाम शाही वंश के शासन की स्थापना हुई। यहां पर निजाम शाही वंश के शासन की स्थापना हुई। और यहां पर निजाम शाही वंश के शासन की स्थापना किया मलिक अहमद ने। किसने किया? मलिक अहमद ने। मलिक अहमद ने किया। मलिक अहमद ने किया। इसके बाद आपको तीसरा अगर देखा जाए, तीसरा आपको गोलकुंडा था। और गोलकुंडा की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर कुतुब शाही वंश के शासन की स्थापना हुई। कुतुब शाही वंश के शासन की स्थापना हुई। और कुतुब शाही वंश के शासन की स्थापना यहां पर किया कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह ने किया। कुली कुतुब शाह ने किया। इसके बाद आपको अगला है बरार। बरार में अगर देखा जाए तो बरार में इमाद शाही वंश के शासन की स्थापना हुई थी। और बरार में इमाद शाही वंश के शासन की स्थापना फतह उल्लाह इमाद शाह ने किया। फतह उल्लाह इमाद शाह, फतह उल्लाह इमाद शाह ने किया। और इसके बाद एक है आपको बीदर। और बीदर की अगर आप बात करेंगे तो बीदर में जो है आपको बरीद शाही वंश के शासन की स्थापना हुई। और बीदर में बरीद शाही वंश के शासन की स्थापना अमीर अली बरीद ने, अमीर अली बरीद ने किया। अमीर अली बरीद ने किया। देखिए, जैसे जब हम आपको विजयनगर साम्राज्य पढ़ा रहे थे तो एक बात हम आपको बतलाए थे, विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे हॉट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे हॉट क्वेश्चन यह है कि विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर जो विदेशी यात्रियों का आगमन हुआ था वह विजयनगर साम्राज्य का सबसे हॉट क्वेश्चन माना जाता है। उसी प्रकार से बहमनी साम्राज्य का सबसे हॉट क्वेश्चन यह माना जाता है। यहां से एकदम प्रश्न आने की संभावना होती है। और जब यहां से प्रश्न आता है तो विद्यार्थी इसको गलती करता है। समझ गए? और यह बहमनी साम्राज्य का सबसे हॉट क्वेश्चन है। अगर बहमनी साम्राज्य से प्रश्न उठाता है तो यहां से प्रश्न निश्चित तौर पर उठाने की पूरी संभावना होती है। तो बहमनी साम्राज्य जो 5 अलग अलग प्रांतों में बट गए थे वह आपको बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार और बीदर। बीजापुर में आदिल शाही वंश के शासन की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने किया। अहमदनगर में निजाम शाही वंश के शासन की स्थापना मलिक अहमद ने किया। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश के शासन की स्थापना कुली कुतुब शाह ने किया। बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना फतह उल्लाह इमाद शाह ने किया। और बीदर में बरीद शाही वंश के शासन की स्थापना अमीर अली बरीद ने किया। इस चीज को निश्चित तौर पर आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है? कुछ नहीं, हम ट्रिक फ्रिक नहीं बताते हैं। हमको देखे हैं ट्रिक बताते हुए? बहुत कम, नगण्य। जो ट्रिक हम स्वयं बनाए हैं बस उतना ही ट्रिक हम बोलते हैं। जो हमने बनाया हम नहीं बोलते हैं। समझ गए? देखिए, हमको कैसे याद है महाराज? हमको याद है, आपको भी याद हो सकता है। हम भी तो इसी ग्रह के मानव हैं। समझिए, आप भी इसी ग्रह के मानव हैं। समझे? है, देख लीजिएगा जी। कुछ लड़का कमेंट कर रहा है वीडियो नहीं चल रहा है। चल रहा है ना जी? हाँ, देख लीजिए। जिसका नहीं चल रहा है उसको बताइए क्या करेगा।
क्लास एकदम सही चल रहा है। हाँ, कुछ बच्चा कमेंट कर रहा है मस्त चल रहा है, चलिए ठीक है। बिहार एसएससी का बैच आएगा बहुत जल्दी। बिहार पुलिस खत्म करने दीजिए ना, एगो खत्म करने दीजिए ना महाराज। हाँ हाँ देंगे, बैच तो एबे करेगा, वैकेंसी आया है तो बैच तो एबे करेगा। हैं? हाँ सीट बढ़ा दिया, 12,000 समथिंग हो गया अब। हाँ हाँ लिख लिए जी, लिख लिए। ये लिखना है महाराज। हे भगवान, एगो लड़का पूछ रहा विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ? 1565 में तालीकोटा या बन्नीहट्टी या राक्षसी तंगड़ी के युद्ध से नहीं हुआ है जी। 1565 में तालीकोटा के युद्ध से हुआ है। आज दिने में तो बताए हैं महाराज। अजीब हाल है जी आप लोग का, एकदम लगता है पढ़वे नहीं करता है ये सब, मुंह उठा करके सिर्फ आ जाता है क्लास करने। सिर्फ क्लास करने से थोड़े होगा, रिवीजनों तो करना होगा। लिख लिए जी, आइए याद करते हैं। बीजापुर में कौन वंश के शासन के किसने किया? बीजापुर में कौन वंश के शासन के किसने किया? बोलिएगा, बोलने से याद होता है। अहमदनगर में कौन वंश के शासन के किसने किया? अहमदनगर में कौन वंश के साथ किसने किया? गोलकुंडा में कौन वंश के साथ किसने किया? बरार में कौन वंश के शासन किसने किया? बीदर में कौन वंश के शासन किसने किया? बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? क्या होगा? डी होगा। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? बताने का जरूरत नहीं ना? है? आ जाइए आगे। गलत सुमेल का चयन कीजिए। बरार में इमाद शाही, हाँ सही है। बीदर में बरीद शाही, हाँ सही है। अहमदनगर में निजाम शाही, हाँ सही है। बीजापुर में कुतुब शाही ना, बीजापुर में आदिल शाही। बीजापुर में कुतुब शाही नहीं बल्कि आदिल शाही। आदिल शाही वंश के शासन की स्थापना हुई थी, यही उत्तर होगा। यही गलत है। गलत सुमेल का चयन कीजिए। बरार में इमाद शाही सही है, बीदर में बरीद शाही सही है, गोलकुंडा में कुतुब शाही ठीक तो है। अहमदनगर में आदिल शाही नहीं, अहमदनगर में निजाम शाही। निजाम शाही, निजाम शाही वंश के शासन की स्थापना हुई थी। तो इसमें गलत कौन है? डी, अहमदनगर। आदिल शाही नहीं बल्कि निजाम शाही। गलत सुमेल का चयन कीजिए। बहमनी कालीन मंत्री और विभाग, वकील कुल, मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करने वाला। हाँ, मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करने वाला वकील कुल कहलाता था। अमीर जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष, हाँ कहलाता था। वजीर अशरफ विदेश नीति से संबंधित अधिकारी, हाँ कहलाता था। सदरे जहां गृह विभाग नहीं। सदरे जहां की अगर आप बात करेंगे तो बहमनी काल में न्याय विभाग, धर्म और दान विभाग के प्रधान को सदरे जहां कहा जाता था। बहमनी काल में न्याय विभाग, धर्म और दान विभाग, धर्म और दान विभाग के प्रधान को सदरे जहां कहा जाता था। यही गलत है, यही उत्तर हो जाएगा। अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? आपको डी हो जाएगा। देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, गलत सुमेल का चयन कीजिए। बहमनी कालीन मंत्री और विभाग, कोतवाल, नगर प्रमुख, पुलिस अधिकारी, हाँ। पेशवा, वकील सल्तनत, हाँ। वकील सल्तनत दिल्ली के मलिक नायब, हाँ। वकील कुल वित्त प्रमुख नहीं। वकील कुल की अगर आप बात करेंगे तो मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करने वाला। वकील कुल वित्त प्रमुख नहीं था बल्कि मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करने वाला ही वकील कुल कहलाता था। यही गलत है, गलत को ही चुनना था। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, बीजापुर में आदिल शाही, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने किया था 1489 ईस्वी में। यूसुफ आदिल शाह ने किया था 1489 ईस्वी में। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था 1290 ईस्वी में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। खानदेश की राजधानी कहां हुआ करती थी? देखिए ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत का पतन फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल से होना प्रारंभ हो गया और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के समय में ही खानदेश राज्य स्वतंत्र हो गया और खानदेश को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। खानदेश को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के समय खानदेश में स्वतंत्र शासन की स्थापना मलिक रजा फरूखी ने किया था और उन्होंने अपनी राजधानी बुरहानपुर को बनाया था। अर्थात खानदेश की जो राजधानी हुआ करती थी वह बुरहानपुर हुआ करती थी। आपसे पूछा जा रहा है खानदेश की राजधानी कहां थी, तो इसकी राजधानी थी बुरहानपुर और खानदेश में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया था मलिक रजा फरूखी ने। याद रखिएगा, समझ गए, दक्षिण भारत में है ये, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहलाता था। क्लियर है? तो खानदेश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया था जी? मलिक रजा फरूखी ने। खानदेश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया था? मलिक रजा फरूखी ने। खानदेश की राजधानी कहां हुआ करती थी? बुरहान। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता था? खानदेश। किसको कहा जाता था? खानदेश। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश के मालवा में खिलजी वंश के शासन की स्थापना किया था महमूद शाह ने। किसने किया था? महमूद शाह ने। महमूद शाह ने। मध्य प्रदेश के मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? मध्य प्रदेश के मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने किया? किसने किया था? औरंगजेब ने सर्वप्रथम 1679 में किस राज क्षेत्र में जजिया कर वसूली का आदेश दिया था? मारवाड़ के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? मारवाड़ के क्षेत्र में। देखिए ध्यान दीजिएगा, मुगल बादशाह अकबर ने जजिया कर को बंद कर दिया, फिर से औरंगजेब जजिया कर लेना शुरू किया था और औरंगजेब 1679 ईस्वी में मारवाड़ के क्षेत्र में जजिया कर फिर से लागू करने का आदेश दिया था। जौनपुर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जौनपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान हुआ करते थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर ही उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नामक शहर को बसाया और जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता। जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। तो जौनपुर को बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जूना खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के याद में, मोहम्मद बिन तुगलक के स्मरण में। और जौनपुर में सरकी वंश के शासन की स्थापना हुई थी और जौनपुर में सरकी वंश के शासन की स्थापना मलिक सरवर ने किया था। मलिक सरवर ने किया था और मलिक सरवर को मलिक उस सर्क भी कहा जाता है। और लगभग 75 वर्षों तक जौनपुर में सरकी वंश का शासन रहा। बाद के वर्षों में जाकर जब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बहलोल लोदी बना, बहलोल लोदी ने 1479-80 ईस्वी में जौनपुर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया। 1479-80 ईस्वी में जौनपुर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया बहलोल लोदी ने। और जानते हैं दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के इब्राहिम लोदी तक, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान और इब्राहिम लोदी अंतिम सुल्तान, इन सभी शासकों में सबसे अधिक वर्षों तक शासन करने का जो रिकॉर्ड रहा है, वह सबसे अधिक वर्षों तक शासन करने का जो रिकॉर्ड रहा है वह बहलोल लोदी के नाम रहा है। सबसे ज्यादा दिनों तक शासन बहलोल लोदी ने किया है। किसने किया है? बहलोल लोदी ने किया है। और बहलोल लोदी ने ही 1479-80 ईस्वी में जौनपुर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया।
क्लियर है, याद रखिएगा इस बात को। तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह ने, यानी फिरोज शाह तुगलक ने अपनी भाई मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया। हां किया, यह बात सही है। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश का स्थापना मलिक सरवर ने किया। हां किया, यह भी बात सही है। मलिक सरवर को मलिक उत्सर्ग कहा जाता था। हां यह भी बात सही है। लगभग 75 वर्षों के शासन के पश्चात जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया था। हां कर लिया था, यह भी बात सही है। उपरोक्त में सभी कथन सत्य है। नीचे से एक लाइन लिखिएगा, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे अधिक वर्षों तक दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे अधिक वर्षों तक शासन करने का रिकॉर्ड, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे अधिक वर्षों तक शासन करने का रिकॉर्ड बहलोल लोदी के नाम दर्ज है। 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 ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 में निम्न में से किस राज्य में हिंदू सत्ता की स्थापना की थी? सुहादेव ने 1301 में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किया था। कश्मीर में, कहां? कश्मीर में। तो सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 में किस राज्य में हिंदू सत्ता की स्थापना कहां किया? कश्मीर में। अब यहां पर जो है थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर होगा 1339-40, 1339-40। ठीक है, 1339-40 में किसके द्वारा कश्मीर में मुस्लिम सत्ता की स्थापना की गई थी? 1339-40 में कश्मीर में मुस्लिम सत्ता की स्थापना शाह मीर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? शाह मीर के द्वारा किया गया था। और देखिए, जानते हैं कश्मीर में जो शाह मीर के द्वारा मुस्लिम सत्ता की स्थापना की गई थी, इसके बाद कश्मीर के शासक बने थे जैनुल आबदीन, जिसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उनकी नीतियों की वजह से, उनकी कल्याणकारी नीतियों की वजह से उन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। बिहार दरोगा का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन। आगे क्वेश्चन है, इसलिए लिखने की जरूरत ना है, समझ गए? तो याद रखिएगा 1339-40 में किसके द्वारा कश्मीर में मुस्लिम सत्ता की स्थापना? किसके द्वारा? शाह मीर ने अपनी राजधानी कहां स्थापित किया था? शाह मीर ने अपनी राजधानी इंद्रकोट को बनाया था। किसे बनाया था? इंद्रकोट को। शाह मीर ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? इंद्रकोट को। शाह मीर ने अपनी राजधानी किसे बनाया? इंद्रकोट। किसको कश्मीर का अकबर कहा जाता? जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता? जैनुल आबदीन। देखिए, वैसे कोई भी शासक जो अपने समय कल्याणकारी नीतियों को अपनाया है उसे अकबर की उपाधि दी जाती है। जैसे सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता? फिरोज शाह तुगलक। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता? जैनुल आबदीन। याद रखिएगा आप, ये सब बात पूछा जाता है, ये सब प्रश्न। तो एक बार फिर से आप हमको बता दीजिए, सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता? फिरोज शाह। सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता? सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता? कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता? कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता? आगे आइए। जैनुल आबदीन से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। इसने जजिया हटा दिया, गौवध निषिद्ध कर दिया। हां, जजिया कर इन्होंने हटा दिया और गौवध पर प्रतिबंध लगा दिया, सही बात है। सती प्रथा पर प्रतिबंध हटा दिया, हां सही बात है। श्री मल्ल भट्ट इसका न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सा था, हां सही बात है। कौन सा गलत है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। बुलर झील स्थित जैनालंका किसके कालखंड की कृति है? यह जैनुल आबदीन की कृति है। उन्हीं के समय कश्मीर के बुलर झील में जैनालंका का निर्माण किया गया था। तो कश्मीर के बुलर झील स्थित जैनालंका किसके शासनकाल में बना था? किसके शासनकाल में बना था? जैनुल आबदीन। महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद किसने करवाया था?
महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन जो महाभारत है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने किया है, और जो राजतरंगिणी है इसके रचयिता कलहन है। ये दोनों का फारसी भाषा में अनुवाद जो है करवाया था जैनुल आबदीन ने। बंगाल को दिल्ली में किसने शामिल किया था? बंगाल को दिल्ली में शामिल करने का श्रेय जाता है बख्तियार खिलजी को। किसको जाता है? बख्तियार खिलजी को। बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी जो है आपको मोहम्मद गौरी का सेनापति था। उन्होंने ही 1203-4 ईस्वी में बंगाल का अभियान करके बंगाल को जीतकर दिल्ली सल्तनत में शामिल करने का काम किया। तो बंगाल को दिल्ली में किसने शामिल किया? बंगाल को दिल्ली में किसने शामिल किया? किसने शामिल किया? दिलावर खान ने मालवा को किस वर्ष स्वतंत्र घोषित किया? 1401 ईस्वी में। कब? 1401 ईस्वी में। दिलावर खान ने मालवा को किस वर्ष स्वतंत्र घोषित किया? दिलावर खान ने मालवा को किस वर्ष स्वतंत्र घोषित? दिलावर खान ने मालवा को किस वर्ष स्वतंत्र? 1401। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किया था महमूद शाह ने। किसने किया था? महमूद शाह। रिपीटेड क्वेश्चन है, मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने किया? मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने किया? मांडू किला, हिंडोला भवन एवं दरबार हॉल का निर्माण किसने करवाया था? हुसैन शाह ने। किसने करवाया था? हुसैन शाह ने। मांडू किला, हिंडोला भवन एवं दरबार हॉल का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया था? बाज बहादुर और रूपमती का महल का निर्माण मांडू में किसने करवाया था? यह करवाया था सुल्तान नासिरुद्दीन शाह। देखिए ध्यान दीजिएगा, मालवा के शासक हुआ करते थे बाज बहादुर। अकबर ने 1561-62 ईस्वी में मालवा का अभियान किया और मालवा को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। उस समय मालवा के शासक बाज बहादुर हुआ करते थे, और बाज बहादुर अपना साम्राज्य छोड़कर भाग गया। जब अकबर की मुगल सेना ने 1561-62 ईस्वी में मालवा का अभियान किया तो फिर बाज बहादुर अपना साम्राज्य छोड़कर भाग गया। तत्पश्चात उसकी पत्नी रूपमती आत्महत्या कर ली। रूपमती जो है आपको आत्महत्या कर ली, और जो बाज बहादुर और रूपमती है इसके महल का निर्माण मांडू मध्य प्रदेश में सुल्तान नासरुद्दीन शाह ने करवाया था। सुल्तान नासरुद्दीन शाह ने करवाया था, याद रखिएगा। बाज बहादुर और रूपमती का महल का निर्माण मांडू में किसने करवाया था? किसने करवाया था? नेक्स्ट, जहाज महल नहीं होगा, यहां पर जहाज महल होगा। टाइपिंग मिस्टेक है, जहाज महल कीजिए। जहाज महल कीजिए। जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? देखिए जो जहाज महल है यह मध्य प्रदेश के मांडू में है। मध्य प्रदेश के मांडू में जहाज महल है और इसका निर्माण करवाया था गयासुद्दीन खिलजी ने। गयासुद्दीन खिलजी ने। तो जहाज महल मध्य प्रदेश के मांडू में है, इसका निर्माण करवाया था गयासुद्दीन खिलजी ने। गयासुद्दीन खिलजी ने। कुस्क महल का निर्माण फतेहाबाद में किसके द्वारा करवाया गया था? कुस्क महल का निर्माण फतेहाबाद में महमूद खिलजी ने करवाया था। महमूद खिलजी ने। अलाउद्दीन ने राजा कर्ण को पराजित कर गुजरात को किस वर्ष दिल्ली में मिला लिया? देखिए ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी शासक था, आप सब लोग जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1298-99 ईस्वी में, अलाउद्दीन खिलजी 1298-99 ईस्वी में, अलाउद्दीन खिलजी 1298-99 ईस्वी में गुजरात का अभियान अपने सेनापति उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में किया। उस समय वहां के शासक हुआ करते थे राजा कर्ण या राय कर्ण, जो भाग खड़ा हुआ, दक्षिण भारत में जाकर शरण ले लिया, और फिर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खां नुसरत खां ने गुजरात को पूरी तरीका से लूटा और 1299 ईस्वी में गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दिया। तो गुजरात को जो अलाउद्दीन खिलजी ने मिलाया है, मुगल साम्राज्य नहीं, गुजरात को जो अलाउद्दीन खिलजी ने मिलाया है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, वह 1299 में। ऐसे आंसर में 97 होगा जो कि गलत है, इसका सही उत्तर होगा 1299।
महमूद बेगड़ा कहां का शासक था? महमूद बेगड़ा गुजरात का शासक था और गुजरात का लगभग सबसे प्रसिद्ध शासक आपको महमूद बेगड़ा ही था। गुजरात का प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था, याद रखिएगा। तो महमूद बेगड़ा कहां का शासक था? कहां का शासक था? गुजरात के शासक अहमद शाह ने अपनी राजधानी पाटन से स्थानांतरित कर कहां स्थापित की थी? अहमदाबाद। कहां? अहमदाबाद। देखिए, जो अहमदाबाद है इस शहर को अहमद शाह ने ही बसाया था। जो अहमदाबाद है इस शहर को अहमद शाह ने ही बसाया था और गुजरात के शासक अहमद शाह ने अपनी राजधानी पाटन से स्थानांतरित कर अहमदाबाद को बनवाया। याद रखिएगा इस बात को, समझ गए? तो बताइएगा, गुजरात के शासक अहमद शाह ने अपनी राजधानी पाटन से स्थानांतरित कर कहां स्थापित और अहमदाबाद को बसाया किसने? किसने बसाया? किसने बसाया? महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट कौन सा नगर स्थापित किया था? मुस्तफाबाद। कौन सा? मुस्तफाबाद। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट कौन सा नगर स्थापित किया? मुस्तफाबाद। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट कौन सा नगर स्थापित? मुस्तफाबाद। राणा कुंभा ने किस वर्ष चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? चित्तौड़ राजस्थान में पड़ता है, तो निश्चित तौर पर राजस्थान के चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया गया होगा। राणा कुंभा ने वर्ष 1448 ईस्वी में, राणा कुंभा ने वर्ष 1448 ईस्वी में राजस्थान के चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। समझ गए? याद रखिएगा। तो राणा कुंभा ने किस वर्ष चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? कब करवाया? कब करवाया? आगे, खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच कब हुआ? खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच 1527 में हुआ। 1527 में। देखिए, बाबर की अगर आप बात करेंगे तो बाबर ने भारत में 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े हैं। ऐसे बाबर भारत में कई सारे युद्ध लड़े हैं, लेकिन 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े हैं। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध। 1529 में घाघरा का युद्ध। ये चारों युद्ध बाबर के द्वारा जो है आपको लड़े गए थे। तो उसमें खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच 1527 में हुआ। और ध्यान रखें, इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। इस युद्ध के समय ही बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। इस युद्ध के समय ही बाबर ने जिहाद का नारा भी दिया था। गलत सुमेल का चयन कीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच हुआ। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर की जीत हुई, महाराणा प्रताप की हार हुई। राणा रतन सिंह की पराजय 1303 में। हां, देखिए ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी की अगर आप बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का अभियान किया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का अभियान किया। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का अभियान किया तो इस समय यहां के शासक हुआ करते थे राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह हुआ करते थे। अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह के राज्य को और उसके चित्तौड़ के किला को कई महीनों तक घेरे रखा। अंततः राणा रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के सामने आत्मसमर्पण किया 1303 ईस्वी में। और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने की घोषणा किया। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटा खिज्र खां को चित्तौड़ का शासक बनाया। और चित्तौड़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद रखा था। चित्तौड़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद रखा था। खिजराबाद रखा था। तो राणा रतन सिंह की पराजय 1303 में हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी के हाथों हुई थी। यह बात सही है। खानदेश की स्थापना, हां, खानदेश की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के समय 1382 ईस्वी में मलिक राजा फरूखी ने किया था। मलिक राजा फरूखी ने किया था, सही है ये। खानदेश का मुगल साम्राज्य में मिलन खानदेश का मुगल साम्राज्य में मिलन 1602 में हुआ। नहीं, खानदेश का मुगल साम्राज्य में मिलन 1601 ईस्वी में हुआ। 1601 ईस्वी में हुआ। 1602 नहीं बल्कि 1601 ईस्वी में हुआ। 1601 ईस्वी में हुआ। और देखिए ध्यान दीजिएगा, मुगल बादशाह अकबर का नाम आप सुने होंगे। अकबर का अंतिम सेना अभियान है असीरगढ़ के किला का अभियान। असीरगढ़ का किला खानदेश में ही पड़ता है। खानदेश के अंतर्गत असीरगढ़ के किला का अभियान
1601 में अकबर ने किया और खानदेश को जीत करके अकबर ने मुगल साम्राज्य में मिलाने की घोषणा किया। यह अकबर का अंतिम सैन्य अभियान माना जाता है और इसी अभियान के जरिए जो है अकबर ने खानदेश को जीतकर अपने मुगल साम्राज्य में मिलाने का काम किया। तो 1601 में किया था, अकबर के द्वारा किया गया था, ना कि 1602 में। तो यह गलत है, यही उत्तर हो जाएगा। गलत सुमेल का चयन कीजिए, गलत चुनना था, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, धर्म युद्ध। सूफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? सूफी शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? देखिए, सूफी शब्द के प्रयोग की अगर हम बात करें, सूफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अबू हासिम ने किया था। अबू हासिम ने किया था। सूफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अबू हासिम ने किया था। सूफी शब्द के उत्पत्ति को लेकर विद्वानों के बीच विवाद है। सूफी शब्द के उत्पत्ति को लेकर विद्वानों के बीच विवाद है। लेकिन सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर जो विद्वानों के बीच विवाद है, उसमें सबसे प्रसिद्ध मत यह है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऊनी कपड़ा। और एक दूसरा मत यह कहता है सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पवित्रता या शुद्धता। पवित्रता या शुद्धता। और सूफी शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था अबू हासिम के द्वारा। इस्लाम धर्म में जो कुरीतियां फैल गई थी, उसको दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया है, उसी आंदोलन को सूफी आंदोलन कहा जाता है। नीचे से एक पॉइंट लिखिएगा। सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर सबसे प्रसिद्ध मत, सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर सबसे प्रसिद्ध मत, सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर सबसे प्रसिद्ध मत यह है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर सबसे प्रसिद्ध मत यह है कि इसकी उत्पत्ति सूफ शब्द से हुई है। इसकी उत्पत्ति सूफ शब्द से हुई है। इसकी उत्पत्ति सूफ शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ, इसकी उत्पत्ति सूफ शब्द से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ ऊनी कपड़ा होता है। सूफ शब्द से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ ऊनी कपड़ा होता है। ऊनी कपड़ा होता है। फुल स्टॉप। वही दूसरा मत यह कहता है कि 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 अरे सब चीज चल रहा है ना जी, सही। यहां पे कमेंट नहीं देख रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं सबको, ऐसे ये सब। जबकि दूसरा मत यह कहता है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति, जबकि दूसरा मत यह कहता है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा से हुआ है। सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा शब्द से हुआ है। सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा शब्द से हुआ है। सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा शब्द से हुआ है। सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ पवित्रता या शुद्धता होता है। 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 आंसर ने बताए हैं यार, डी होगा आंसर। अजीब हाल है इस सब का। चलिए आगे आइएगा और देखिए,
सूफी संत जहां रहता था ना उसको खानकाह कहा जाता था, खानकाह कहा जाता था। और सूफी आंदोलन में पीर मुरीद परंपरा का प्रचलन था, गुरु शिष्य परंपरा का प्रचलन था, गुरु शिष्य परंपरा का प्रचलन था, याद रखिएगा। तो नीचे से लिखिएगा, सूफी संत जहां निवास करते थे उसे खानकाह कहा जाता था। सूफी संत जहां निवास करते थे उसे खानकाह कहा जाता था। सूफी संत जहां निवास करते थे उन्हें उसे खानकाह कहा जाता था। सूफी संत जहां निवास करते थे उसे खानकाह कहा जाता था। सूफी संत जहां निवास करते थे उसे खानकाह कहा जाता था। सूफी संत जहां निवास करते थे उसे खानकाह कहा जाता था। सूफी संत जहां निवास करते थे उसे खानकाह कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, सूफी आंदोलन के अंतर्गत पीर मुरीद, सूफी आंदोलन के अंतर्गत पीर मुरीद, सूफी आंदोलन के अंतर्गत पीर मुरीद अर्थात गुरु शिष्य परंपरा का प्रचलन हुआ करता था। सूफी आंदोलन के अंतर्गत पीर मुरीद अर्थात गुरु शिष्य परंपरा का प्रचलन हुआ करता था। सूफी आंदोलन के अंतर्गत पीर मुरीद परंपरा अर्थात गुरु शिष्य परंपरा का प्रचलन हुआ करता था। गुरु शिष्य परंपरा का प्रचलन हुआ करता था। आगे आ जाइए, बाबा फरीद की रचनाएं कहां शामिल किया गया है? बाबा फरीद की रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। देखिए, जो गुरु ग्रंथ साहिब है यह सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। जो गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। यह सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है और इसकी रचना गुरु अर्जुन देव ने किया था। इसकी रचना जो है आपको गुरु अर्जुन देव ने किया था। वही गुरु ग्रंथ साहिब को वर्तमान रूप अगर देखा जाए तो गुरु ग्रंथ साहिब को वर्तमान रूप दिया गया है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। और ध्यान रहे कि जो बाबा फरीद है, बाबा फरीद एक सूफी संत हुआ करता था। बाबा फरीद की रचनाएं हो गई गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हुआ करता था। बाबा फरीद के अलावे कबीरदास, नामदेव, रेदास, ये सब भक्ति परंपरा के संत थे। इनकी रचनाओं को भी गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। बाबा फरीद ही नहीं बल्कि कबीरदास, नामदेव, रेदास, इन सभी की रचनाओं को जो है गुरु ग्रंथ साहिब में जो है आपको शामिल किया गया है। इस बात को आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। तो आप हमको बताएंगे कि सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन है? सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ, इसकी रचना किसने किया है? इसे वर्तमान रूप किसने दिया है? किसने दिया है? चलिए इसके बाद आगे बताइएगा, बाबा फरीद के अलावे और किस किस की रचनाओं को जो है गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है? तो आपको नामदेव, कबीरदास, रेदास, नामदेव, कबीरदास, रेदास, नामदेव, कबीरदास, रेदास। क्लियर है? याद रखिएगा। नीचे से लिखिएगा एक पॉइंट, बाबा फरीद के अलावे बाबा फरीद यहां से कमेंट हटाओ यार, ठीक है, फालतू का काहे के लिए यहां पे कमेंट है? यानी एगो लड़का को सिर्फ प्रॉब्लम हो रहा है, बाद बाकी किसी को नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, सबको ठीक है, लेकिन एगो को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, समझ गए? हाँ, नेट स्लो होगा, कुछ ना कुछ उसके अपना प्रॉब्लम होगा, तो फालतू का कुछ नहीं। बाबा फरीद के अलावे नामदेव, रेदास, कबीरदास है लिखा हुआ, लिखा दिया। हाँ चलिए, सब छोड़ दीजिए, हाँ छोड़ दीजिए। अब यहां पर सुनिएगा, देखिए, जो सूफी आंदोलन में गुरु शिष्य परंपरा का प्रचलन हुआ करता था, यहां पर कुछ बात को जो है आप याद रखिएगा। आपसे आपके परीक्षा में यह सब चीज जो है पूछा जाता है। देखिए, एक सूफी संत हुआ करते थे शेख उस्मान। शेख उस्मान का शिष्य हुआ करता था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती
शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य हुआ करता था बख्तियार काकी। बख्तियार काकी, बख्तियार काकी, बख्तियार काकी का शिष्य हुआ करता था, बख्तियार काकी का शिष्य हुआ करता था बाबा फरीद। बाबा फरीद, बाबा फरीद का शिष्य हुआ करता था निजामुद्दीन ओलिया। निजामुद्दीन ओलिया, और निजामुद्दीन ओलिया का शिष्य हुआ करता था अमीर खुसरो। निजामुद्दीन ओलिया का शिष्य हुआ करता था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो निजामुद्दीन ओलिया का शिष्य हुआ करता था। यह गुरु शिष्य परंपरा है। कौन किसके गुरु थे, कौन किसके शिष्य थे, यह बात आपसे पूछा जाता है। शेख उस्मान के शिष्य शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य बख्तियार काकी, बख्तियार काकी के शिष्य बाबा फरीद, बाबा फरीद के शिष्य निजामुद्दीन ओलिया, निजामुद्दीन ओलिया के शिष्य अमीर खुसरो। ये सभी चिश्ती परंपरा के संत हुआ करते थे। सूफी संतों के अंतर्गत ये सभी चिश्ती परंपरा के संत हुआ करते थे। ये सभी चिश्ती परंपरा के संत हुआ करते थे। और ध्यान रखें कि भारत में जो चिश्ती परंपरा है, भारत में चिश्ती परंपरा की स्थापना शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, और उसने अजमेर को चिश्ती सिलसिला का केंद्र बिंदु बनाया था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर को चिश्ती परंपरा का केंद्र बिंदु बनाया था। और ध्यान रहे, भारत में चिश्ती संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने का काम बाबा फरीद ने किया है। वही चिश्ती संप्रदाय के संतों में भारत में जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा है वह निजामुद्दीन ओलिया रहा है। चिश्ती संप्रदाय के संतों में भारत में जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा है वह निजामुद्दीन ओलिया रहा है। और भारत में चिश्ती संप्रदाय को जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाया हुआ बाबा फरीद ने बनाया है। और भारत में चिश्ती परंपरा की स्थापना शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया है। उसने अजमेर को अपने साम्राज्य का केंद्र बिंदु बनाने का काम किया। अब इसमें अमीर खुसरो की अगर आप बात करेंगे तो जो अमीर खुसरो है, इसका जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं के पटियाली में, उत्तर प्रदेश के बदायूं के पटियाली में 1252 ईस्वी में, 1252 ईस्वी में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अमीर खुसरो को खड़ी हिंदी बोली का जनक माना जाता है। इन्हें भारत का तोता कहा जाता है। इन्होंने ही तबला और सितार का आविष्कार किया है। इन्होंने ही भारत में तबला और सितार का आविष्कार जो है आपको किया है। और ध्यान रहे कि जो निजामुद्दीन ओलिया है, निजामुद्दीन ओलिया के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने 7 सुल्तानों के शासनकाल को देखा था, बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक। बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को निजामुद्दीन ओलिया ने देखा था। और निजामुद्दीन ओलिया ही नहीं बल्कि अमीर खुसरो की बात करेंगे तो अमीर खुसरो भी बलबन से लेकर जो है आपको बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक के शासनकाल को देखने का काम किया था। समझ गए? तो कौन किसका गुरु है, कौन किसका शिष्य है, ये बात आप लिख लिए, हाँ या ना? इसके बाद भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या लिखे, ये बात नहीं लिखे हैं तो लिखिए। एक तो सबसे पहले इस क्रम को आप लिख लीजिए, ठीक है? ऑनलाइन वाले नहीं लिखे हैं तो लिखिए, इस क्रम को लिखिए। अरे इतना फोन काहे आ रहा है जी? रात को क्लास नहीं चल रहा है इसलिए फोन आ रहा है, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, क्या दिक्कत है जी क्लास में? भाई लीजिए मोबाइल रिसीव कीजिए। अरे सबके मोबाइल में प्रॉब्लम रहता है तो कहेगा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है जी? चल रहा है, चल रहा है, ऐसे ही दीजिए मोबाइल दीजिए, ठीक है? फालतू का मोबाइल ऑफ कर दीजिए, ठीक है? हेलो, अरे क्लास चल रहा है जी, तुम्हारे कहने से नहीं चल रहा है, अपना मोबाइल ठीक करो। तो नहीं चल रहा है तो हम क्या करें? मोबाइल ऑफ करो, फालतू का वाईफाई से चला रहे।
लिख लिए इसको, नीचे से लिखिएगा। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना। वाईफाई से काहे नहीं चल रहा है जी? वाईफाई से चलना नहीं चाहिए जी, है दीपेन? वाईफाई से चलना नहीं चाहिए, चल रहा है। वाईफाई से काहे नहीं चलता है जी? भाल है इस सब का, फालतू का ये सब एकदम नालायक सब है, समझे? ये इससे नहीं चल रहा है, उससे नहीं चल रहा है, सब जगह चल रहा है। ठीक है, चल रहा है ना जी? ठीक है, ऐसे ही है ये सब, कुछ भी है। हाँ तो मैच देखा होगा, आज मैच था। हाँ तो मैच देख करके नेट खत्म कर दिया होगा। हे ही न है, हेऊ न है, रसगुल्ला न है, टिकरी न है, कचौड़ी न है, पकौड़ी न है। लिखिए, भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। उन्होंने चिश्ती संप्रदाय का केंद्र अजमेर को बनाया। आगे लिखिएगा, भारत में चिश्ती संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने का श्रेय बाबा फरीद को जाता है। आगे, भारत में चिश्ती संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने का श्रेय बाबा फरीद को जाता है। भारत में चिश्ती संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने का श्रेय बाबा फरीद को जाता है। भारत में चिश्ती संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने का श्रेय बाबा फरीद को जाता है। भारत में चिश्ती संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने का श्रेय बाबा फरीद को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भारत में चिश्ती संप्रदाय का सबसे प्रसिद्ध संत निजामुद्दीन औलिया हुआ। भारत में चिश्ती संप्रदाय का सबसे प्रसिद्ध संत निजामुद्दीन औलिया हुआ। निजामुद्दीन औलिया हुआ। निजामुद्दीन औलिया हुआ, फुल स्टॉप। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य अमीर खुसरो हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य अमीर खुसरो हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य अमीर खुसरो हुआ। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य अमीर खुसरो हुआ। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य अमीर खुसरो हुआ। अमीर खुसरो हुआ, जिनका जन्म अमीर खुसरो हुआ, जिनका जन्म 1252 ईस्वी में, जिनका जन्म 1252 ईस्वी में, जिनका जन्म 1252 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बदायूं के पटियाली में, 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 उत्तर प्रदेश के बदायूं के पटियाली में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बदायूं के पटियाली में हुआ था। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। इन्हें ही तबला और सितार के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। इन्हें ही तबला और सितार के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। इन्हें ही तबला और सितार के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। इन्हें ही तबला और सितार के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। इन्हें ही तबला और सितार के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। इन्हें ही तबला और सितार के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। फुल स्टॉप। ये सब बात आप याद रखिएगा, सब जरूरी है, समझ गए, टोटल जरूरी है।
समझे? आंसर तो क्लियर है, आगे आ जाइएगा। शेख अब्दुल्ला सतारी ने सतारी सिलसिला प्रारंभ किया, इसका प्रमुख केंद्र कहां था? इसका प्रमुख केंद्र था अपना बिहार। कौन था? बिहार। बिहार। निम्नलिखित में किस सूफी संत ने दिल्ली में 7 शासकों के कार्यकाल को देखा था? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। कौन मुगल राजकुमार कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह का शिष्य था? दारा शिकोह। शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा जो दारा शिकोह था वह कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य हुआ करता था, और जो औरंगजेब था वह नक्शबंदी संप्रदाय को माना करता था। ध्यान से इस बात को याद रखिएगा, शाहजहां का ही दोनों बेटा था। शाहजहां का बड़ा बेटा था दारा शिकोह और छोटा बेटा था औरंगजेब। शाहजहां का बड़ा बेटा जो दारा शिकोह था वो कादरी सिलसिला को मानता था या कादरी संप्रदाय को मानता था, वही औरंगजेब नक्शबंदी संप्रदाय को मानता था। औरंगजेब नक्शबंदी संप्रदाय को मानता था। ठीक है, तो एक बार बता दीजिए आप हमको, शाहजहां का जो सबसे बड़ा बेटा, शाहजहां का जो सबसे बड़ा बेटा, शाहजहां का जो सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह था वह किस सिलसिला को मानता था? किसको मानता था? और शाहजहां का जो छोटा बेटा औरंगजेब था वह किसको मानता था? किसको मानता था? नक्शबंदी। नेक्स्ट, फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला का कार्य क्षेत्र था? बिहार। कौन? बिहार। बिहार। अज्ञानता नहीं होगा, अंतः ज्ञान होगा। अज्ञानता नहीं होगा, अंतः ज्ञान। अंतः ज्ञान, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। अंतः ज्ञान, अंतः ज्ञान, अंतः ज्ञान, अंतः ज्ञान। अब सही हुआ ये। अंतः ज्ञान रखने वाला वह व्यक्ति जो ईश्वरीय चिंतन में पूर्णतः विलीन हो गया, क्या कहलाता था? अलबार कहलाता था। क्या कहलाता था? अलबार। देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा अब आप लोग यहां पर। जैसे इस्लाम धर्म में जो तमाम प्रकार की कुरीतियां फैली हुई थी उसको दूर करने के लिए जो आंदोलन हुआ उसको सूफी आंदोलन कहा गया, और हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में जो तमाम प्रकार की कुरीतियां फैली हुई थी उसको दूर करने के लिए जो आंदोलन हुआ वह भक्ति आंदोलन कहलाया। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई है। दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई है। और दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत अलबार और नैनार संतों ने किया है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई है, और दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत अलबार और नैनार संतों ने किया है। अलबार विष्णु के उपासक अलबार कहलाते थे, शिव के उपासक नैनार कहलाते थे। विष्णु के उपासक अलबार कहलाते थे और शिव के उपासक नैनार कहलाते थे। और कहा जाता है कि 12 अलबार और 63 नैनार संतों ने मिलकर 12 अलबार और 63 नैनार संतों ने मिलकर भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में किया। और धीरे धीरे भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आया, और भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को जाता है। समझ गए? तो ये सब बात याद रखिएगा। और अलबार संतों में 12 संत हुआ करते थे, उसमें एकमात्र महिला थी, उसका नाम था अंडाल। क्या नाम था? अंडाल। उसका क्या नाम था आपको? अंडाल। अंडाल नाम था। ठीक है, तो आप हमको बताइएगा भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत के किस भूभाग से हुई? दक्षिण भारत। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस संतों ने किया है? अलबार और कितने अलबार संत? कितने नैनार संत? विष्णु के उपासक क्या कहलाते? शिव के उपासक। शिव के उपासक। अच्छा, 12 अलबार संतों में एकमात्र महिला कौन थी? कौन थी? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत किसने लाया? हाँ, रामानंद। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया? रामानंद लाया। ठीक है, इसके बाद एक और बात बताइएगा, भक्ति आंदोलन में हिंदी भाषा का प्रयोग किसने किया था? रामानंद। किसने किया था? रामानंद। आगे, 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ भारत के किस राजनीतिक क्षेत्र से हुआ था? दक्षिण भारत। कहां से हुआ था? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत से। अलबारों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? अंडाल। कौन थी? अंडाल। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लेकर आया? रामानंद। कौन लेकर आया? रामानंद। बंगाल में कृष्ण भक्ति प्रतिपादकों में चंडीदास और उनका सहयोगी कौन था? विद्यापति। कौन था? विद्यापति। विद्यापति था।
नेक्स्ट, माधवाचार्य द्वारा प्रतिपादित संप्रदाय कौन था? माधवाचार्य द्वारा प्रतिपादित संप्रदाय था द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद होगा, क्या होगा? द्वैताद्वैतवाद नहीं, द्वैतवाद होगा, सॉरी द्वैतवाद होगा। माधवाचार्य द्वारा प्रतिपादित संप्रदाय था आपको द्वैतवाद। क्या था? द्वैतवाद। याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है। तो माधवाचार्य द्वारा प्रतिपादित संप्रदाय कौन सा था जी? माधवाचार्य द्वारा प्रतिपादित संप्रदाय कौन था? द्वैतवाद। आगे आ जाइएगा। विष्णु स्वामी द्वारा स्थापित संप्रदाय कौन सा था? सुधाद्वैतवाद। और अद्वैतवाद जो है शंकराचार्य द्वारा जो दिया गया था उसी को अद्वैतवाद। और इसके बाद द्वैताद्वैतवाद तो अभी आप देख ही लिए हैं, माधवाचार्य। कौन आपको? माधवाचार्य। विष्णु स्वामी द्वारा सुधाद्वैतवाद। आगे, रामानंद के शिक्षा और संप्रदायों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। रामानंद के शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, यानी दो संप्रदायों का उत्पत्ति हुआ। हाँ, रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदाय का उत्पत्ति हुआ, एक सगुण और एक निर्गुण। सही बात है ये। सगुण संप्रदाय जो पुनर्जन्म में विश्वास करता था, सगुण संप्रदाय पुनर्जन्म में विश्वास करता था। निर्गुण संप्रदाय भगवान के निराकार रूप की पूजा करता था। हाँ, निर्गुण शाखा के प्रतिनिधि कबीर थे। हाँ, सगुण शाखा का प्रतिनिधि तुलसीदास, नाभादास, चैतन्य महाप्रभु इत्यादि ने किया। हाँ, सभी कथन सत्य है। गलत कथनों की सूची पर विचार कीजिए। आगे आ जाइएगा। संप्रदाय और उद्भवकर्ता। श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य ने किया है, सही है। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य ने किया है, सही है। यहां पर सनकादि संप्रदाय होगा। सनकादि संप्रदाय विष्णु स्वामी नहीं, सनकादि संप्रदाय की स्थापना निम्बाकाचार्य ने किया है। निम्बाकाचार्य ने किया है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने किया है, सही है। तो सनकादि संप्रदाय विष्णु स्वामी नहीं बल्कि सनकादि संप्रदाय की स्थापना निम्बाकाचार्य ने किया है। यही गलत है, यही आपको उत्तर हो जाएगा 147 का आंसर सी। समझ गए? नेक्स्ट, यहां पर भी थोड़ा सा सम को सनकादि कर लीजिए। सनकादि संप्रदाय के उद्भवकर्ता कौन थे? निम्बाकाचार्य। कौन थे? निम्बाकाचार्य। आगे, शंकराचार्य से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ध्यान दीजिएगा। भक्ति परंपरा के संतों में एक बहुत बड़े संत हैं, उनका नाम है शंकराचार्य। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलादी में हुआ था। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलादी में हुआ था। उनकी मातृभाषा मलयालम हुआ करती थी, लेकिन वो संस्कृत भाषा का बहुत बड़े ज्ञाता हुआ करते थे। शंकराचार्य के पिता की अगर आप बात करेंगे तो शंकराचार्य के पिता शिवगुरु और माता आर्यम्बा हुआ करती थी। और शंकराचार्य के गुरु हुआ करते थे, उनका नाम था आपको गोविंद योगी। गोविंद योगी से ही शंकराचार्य शिक्षा ग्रहण किया था। और शंकराचार्य के विषय में कहा जाता है कि हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए जो उन्होंने आंदोलन चलाया उसे नव ब्राह्मणवाद आंदोलन कहा जाता है। और उन्होंने दर्शन दिया, उनके दर्शन को अद्वैतवाद दर्शन कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध की भांति उनका रहन सहन हुआ करता था, उनका वेशभूषा हुआ करता था, जिस वजह से उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध भी कहा जाता था, या कपट बुद्ध भी कहा जाता था। शंकराचार्य ने लगभग पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। और शंकराचार्य के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी। और कहा जाता है भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया था। अर्थात ये बात कहीं ना कहीं दर्शाता है कि शंकराचार्य शैव धर्म को माना करते थे। और शंकराचार्य भारत के चारों दिशाओं में 4 अलग अलग पीठ का निर्माण करवाया। और शंकराचार्य की अगर आप बात करेंगे तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ पीठ, कर्नाटक में श्रृंगेरी पीठ, ओडिशा के पुरी में गोवर्धन पीठ, गुजरात के द्वारिका में शारदा पीठ, ये चारों दिशाओं में, भारत के चारों दिशाओं में चारों अलग अलग पीठ का निर्माण जो है आपको शंकराचार्य ने ही करवाया था। और शंकराचार्य के द्वारा स्थापित सभी पीठों में जो प्रथम पीठ है वह कर्नाटक का श्रृंगेरी पीठ है। कर्नाटक का जो श्रृंगेरी पीठ है वह शंकराचार्य के द्वारा स्थापित सभी पीठों में सबसे प्रथम पीठ माना जाता है। और शंकराचार्य हिंदू धर्म
में फैली कुरीतियों को दूर करते हुए अंततः 820 ईस्वी में शंकराचार्य का निधन हो गया। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलादी में और निधन 820 ईस्वी में हो गया। मात्र आप मान करके चलिए 32 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य का जो है आपको निधन हो गया था। समझ गए? तो उनका जन्म केरल के कलादी नामक गांव में हुआ था। हाँ, हुआ था, सही बात है, 788 ईस्वी में। पिता शिव गुरु और माता आर्यम्बा थी और सन्यास की दीक्षा गोविंद योगी ने दी थी। हाँ, सही बात है। इनके द्वारा भारत के चारों कोनों पर 4 पीठों की स्थापना की गई थी। हाँ, सही बात है। अगर आप मानचित्र पर आएंगे तो उत्तर में उत्तराखंड राज्य है और उत्तराखंड राज्य में उन्होंने बद्रीनाथ पीठ की स्थापना किया था। बद्रीनाथ पीठ की स्थापना किया था। फिर दक्षिण में जो है कर्नाटक राज्य है और कर्नाटक राज्य में जो है आपको श्रृंगेरी पीठ का निर्माण हुआ था। श्रृंगेरी पीठ का निर्माण हुआ था। और इसके बाद पूरब में जो है आपको ओडिशा राज्य है और ओडिशा के पुरी में जो है आपको गोवर्धन पीठ का निर्माण हुआ था। गोवर्धन पीठ का निर्माण किया था। और इसके बाद पश्चिम में गुजरात राज्य है। गुजरात के द्वारिका में जो है आपको शारदा पीठ का निर्माण हुआ था। गुजरात के द्वारिका में जो है आपको शारदा पीठ का निर्माण जो है आपको शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। क्लियर है? तो ये सब बात जो है आप याद रखिएगा। इनके द्वारा सबसे पहले शारदा पीठ की स्थापना की गई थी। यहां पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर श्रृंगेरी पीठ कर लीजिए। श्रृंगेरी पीठ कर लीजिए, तब आपको सही हो जाएगा। श्रृंगेरी पीठ कर लीजिएगा, करना जरूरी है। ठीक है, श्रृंगेरी, इनके द्वारा सबसे पहले श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की गई थी। हाँ, अब ये बात जो है आपको सही हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य है? उपरोक्त में सभी कथन सत्य है, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपको सी। क्लियर है? ये बात आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। लिख लिए, आगे आ जाइए। अब रामानुजाचार्य द्वारा संचालित संप्रदाय कौन था? विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य द्वारा संचालित संप्रदाय था विशिष्टताद्वैतवाद। कौन था? विशिष्टताद्वैतवाद। शंकराचार्य किस धर्म के अनुयायी थे? शंकराचार्य शैव धर्म के अनुयायी थे। कौन धर्म के? शैव धर्म। शंकराचार्य से संबंधित संप्रदाय कौन था? अद्वैतवाद। कौन था? अद्वैतवाद। उनके द्वारा अद्वैतवाद दर्शन दिया गया। नीचे से एक पॉइंट आप लिखिएगा। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध या कपट बुद्ध कहा जाता है। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध या कपट बुद्ध कहा जाता है। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध या कपट बुद्ध कहा जाता है। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध या कपट बुद्ध कहा जाता है। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध या कपट बुद्ध कहा जाता है। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध या कपट बुद्ध कहा जाता है। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध या कपट बुद्ध कहा जाता है। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध या कपट बुद्ध कहा जाता है। क्लियर है? याद रखिएगा। चलिए, रामानुज से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। इनका जन्म मद्रास के निकट 1017 ईस्वी में पेरुम्बूर में हुआ था। हाँ, सही बात है। रामानुज ने वेदांत का प्रशिक्षण कांचीपुरम के गुरु यादव प्रकाश से प्राप्त किया। सही बात है। इनके अनुसार मोक्ष की प्राप्ति का साधन भगवान विष्णु है। हाँ, 1137 में इनकी मृत्यु हो गई। हाँ, सही बात है। आंसर हो जाएगा आपको उपरोक्त में सभी कथन सत्य है। रामानंद का जन्म किस शहर में हुआ था? रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। प्रयाग में हुआ था। प्रयाग में हुआ था। इनके जन्म कब हुए हैं, इसको लेकर विद्वानों के बीच बड़ी विवाद है। समझ गए? रामानंद के 12 शिष्यों में कौन था? रामानंद के 12 शिष्यों में सभी धर्म के लोग थे। रैदास चमार था, कबीर जुल्हा था, धन्ना जाट था, सेना नाई था, पीपा राजपूत था, सदना कसाई था। सब धर्म, सब जाति के लोग जो है रामानंद के 12 शिष्यों में शामिल हुआ करते थे। तो ये सब शामिल था। उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। कबीर का जन्म कब हुआ था? कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में हुआ था। 1440 ईस्वी में हुआ था और बनारस के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। और कहा जाता है कि कबीर को जो जन्म देने वाली मां थी वो विधवा थी, जिस वजह से लोक लज्जा बस जो है एक तालाब के निकट जो है कबीर को छोड़ने का काम की थी और नीरू और नीमा ने उसका पालन पोषण की। समझ गए? तो कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में हुआ है। 1440 ईस्वी में कबीर का जन्म हुआ है। कबीर से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। कबीर के माता नीमा, पिता नीरू जुल्हा थे। हाँ। कबीर की शादी लोई से हुआ। हाँ। कबीर ने निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। हाँ। इनकी मृत्यु तलबंडी में हुआ था? नहीं,
इनकी मृत्यु, कबीर की मृत्यु की अगर हम बात करें तो कबीर की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुआ था। कबीर की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुआ था, तलबंडी में नहीं हुआ था। यानी कबीर का जो जीवन काल आप देखेंगे तो कबीर का जीवन काल है 1440 से लेकर के 1510। और कबीर की अगर आप बात करेंगे तो कबीर जो है आपको दो सुल्तान के समकालीन है, एगो बहलौल लोदी के समकालीन है और दूसरा जो है आपको कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन है। दूसरा जो है आपको कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन है। इन दोनों सुल्तानों के समकालीन जो है आपको कबीर है, समझ गए। और कबीर की अगर आप बात करेंगे तो कबीर के द्वारा रमेनी, बीजक, शबद, इस सब की रचना कबीर के द्वारा किया गया है। बीजक, रमेनी, शबद, इस सब की रचना जो है आपको कबीर के द्वारा किया गया है। तो नीचे से लिखिएगा, कबीर की प्रमुख रचना बीजक, रमेनी और शबद है। कबीर की प्रमुख रचना बीजक, रमेनी और शबद है। कबीर की प्रमुख रचना बीजक, रमेनी और शबद है। कबीर की प्रमुख रचना बीजक, रमेनी और शबद है। कबीर की प्रमुख रचना बीजक, रमेनी और शबद है। गलत कथन है डी, इनकी मृत्यु तलबंडी में नहीं हुई थी बल्कि 1510 ईस्वी में मगहर में हुई थी। नेक्स्ट, कबीरदास की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुआ था। ये किस सुल्तान के समकालीन थे? ये सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी दोनों के समकालीन थे, दोनों के समकालीन थे, समझ गए। लेकिन कबीर का जो महत्व देखने को मिलता है सिकंदर लोदी के समय ज्यादा महत्व देखने को मिलता है, जिस वजह से आंसर आप मार लीजिए सिकंदर लोदी। गुरु नानक से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। गुरु नानक का जन्म 1469 में रावी नदी के किनारे स्थित तलबंडी में हुआ था। अब यह ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता। हाँ, सही बात है। इनके पिता कालूराम मेहता, माता तृप्ता देवी और पत्नी सुलक्षणी देवी थी। हाँ, यह भी सही बात है। इन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, इसको उदासीस कहा जाता। हाँ, यह भी सही बात है। कौन सा गलत है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, सबके सब सही ही है। गुरु नानक की मृत्यु 1539 में करतारपुर में हुआ था। इनके द्वारा नियुक्त उत्तराधिकारी कौन था? गुरु नानक का उत्तराधिकारी उसका शिष्य गुरु अंगद बना था। कौन बना था? गुरु अंगद, जिसका मूल नाम लहना हुआ करता था, अंगद। चैतन्य स्वामी से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। इनका जन्म 1486 में हुआ। हाँ, इनका जन्म बंगाल के मायापुर गांव में हुआ। हाँ, इनके पिता का नाम जगन्नाथ और माता सची देवी थी। हाँ, सही है। पाठशाला में चैतन्य को नन हकू कहा जाता था। नहीं, पाठशाला में चैतन्य को जो है गौरांग कहा जाता था, समझ गए। गौरांग, गौरांग, गौरांग कहा जाता था। और चैतन्य स्वामी ने गोसाई संघ की स्थापना की थी। गोसाई संघ, गोसाई संघ की स्थापना चैतन्य स्वामी ने किया था। इस बात को याद रखिएगा, नीचे से एक पॉइंट लिखिएगा। चैतन्य स्वामी ने गोसाई संघ की स्थापना की थी। चैतन्य स्वामी ने गोसाई संघ की स्थापना की थी। चैतन्य स्वामी ने गोसाई संघ की स्थापना की थी। गोसाई संघ की स्थापना की थी, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आगे आइएगा। चैतन्य स्वामी को किस वर्ष दीक्षा मिली थी? चैतन्य स्वामी को 1510 ईस्वी में दीक्षा दी गई थी और केशव दास के द्वारा जो है उन्होंने दीक्षा ली थी, अर्थात उनके गुरु केशव दास हुआ करते थे। चैतन्य स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? चैतन्य स्वामी की मृत्यु 1533 ईस्वी में हुई है। श्री वल्लभाचार्य से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। इनका जन्म 1479 में वाराणसी में हुआ। हाँ, पिता लक्ष्मण भट्ट, माता सल मगरू थी, मगरू थी। हाँ, सही बात है। इनके द्वारा बताया गया मार्ग पुष्टि मार्ग कहा जाता था। हाँ, कौन सा गलत है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। विठल नाथ को गोकुल और जेतपुरा की जागीर किसके द्वारा प्रदान किया गया था? अकबर के द्वारा प्रदान किया गया था, मुगल बादशाह अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा। तुलसीदास का जन्म बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये किसके समकालीन थे? देखिए, जो तुलसीदास थे इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बांदा में हुआ था और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा में हुआ था 1532 में और इनका निधन हुआ है 1623 ईस्वी में। 1623 ईस्वी में ये
मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के समकालीन थे। ये मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के समकालीन थे और तुलसीदास के द्वारा ही जो है आपको रामचरितमानस नामक साहित्य की रचना की गई है। इस बात को भी आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा, नीचे से लिखिएगा तुलसीदास ने रामचरितमानस, तुलसीदास ने रामचरितमानस नामक साहित्य की रचना, तुलसीदास ने रामचरितमानस नामक साहित्य की रचना की है। तुलसीदास ने रामचरितमानस नामक साहित्य की रचना की है। नेक्स्ट, मीराबाई से संबंधित यहां पर थोड़ा सही कर लीजिएगा, 1510 नहीं 1516 होगा, ठीक है। मीराबाई से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। इनका जन्म 1498 में मेरता जिला के चौकड़ी में हुआ था। हाँ, इनकी शादी 1516 में राणा संगा के बड़े पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था। हाँ, इनकी मृत्यु 1546 में द्वारका में हुई थी। हाँ, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी गलत कथन, मीराबाई से संबंधित गलत कथन यहां पर लिख लीजिए, गलत कथन पर विचार कीजिए। तो सब स्टेटमेंट सही है, गलत कोई है ही नहीं, सही कर लीजिएगा इसको। रैदास से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। ये जाति से चमार थे। हाँ, इनके पिता रघु एवं माता का नाम घुड़ा बिनिया था। हाँ, इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना किया। हाँ, आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, कोई गलत नहीं है। आगे, दादू दयाल से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। ये कबीर के अनुयायी थे तथा इनका जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। हाँ, इनका संबंध दुनिया जाति से था। हाँ, सांभर में ये आकर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किया। हाँ, कोई भी गलत नहीं है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दादू दयाल ने निपक होगा, निपक दादू दयाल ने निपक नामक आंदोलन प्रारंभ किया। इनको किस शासक द्वारा धार्मिक चर्चा हेतु आमंत्रित किया गया था? अकबर ने धार्मिक चर्चा को लेकर के दादू दयाल को आमंत्रित किया था। अकबर ने। एकलौता वैष्णव संत कौन था जो मूर्ति के रूप में कृष्ण के पूजा का विरोधी हुआ करता था? शंकरदेव। समझिए कौन? शंकरदेव। समझ गए। इस प्रकार अभी अगर आप देखेंगे तो बहमनी साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन खत्म हो गया है। इसके बाद अब लगभग 100 क्वेश्चन है और मुगल वंश से संबंधित है। समझ गए, मुगल वंश से संबंधित है। और ये जो 100 क्वेश्चन है मुगल और मराठा से संबंधित है। और ये 100 क्वेश्चन जो है आपको कल दिन में करवाएंगे 12:30 बजे से। कल दिन में हमको 12:30 बजे से ही क्लास लेना होगा, क्योंकि कल दिन में 3 बजे से फिर मेरा एसआई का क्लास है, 5 बजे से फाउंडेशन है, 7 बजे से फाउंडेशन है। तो इसलिए जो है कल दिन में 12:30 बजे से हम ही पहले क्लास लेंगे, उसके बाद मैथ वाले सर जो है आपको क्लास लेंगे। पहले हम क्लास लेंगे, उसके बाद मैथ वाले सर जो है आपको क्लास लेंगे। अरे, केमिस्ट्री का सारा ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं अपलोड कर दिए हैं बिहार पुलिस बैच में? है, कर दिए हैं। और देख लीजिए जो भी बिहार पुलिस के तैयार कहाँ पर अपलोड किए? बिहार पुलिस बैच में, बिहार पुलिस बैच में ना। हाँ, जो भी बिहार पुलिस बैच लिए हैं छात्र, केमिस्ट्री बिट्टू सर जो महत्वपूर्ण था वो पढ़ा दिए हैं। बाद बाकी का जितना भी वीडियो है ऑब्जेक्टिव का वो जो है हम आपको अपलोड करवा दिए हैं। समझिए, वो हम आपको अपलोड करवा दिए हैं, तो उसको आप अपना देख लीजिएगा। आप अपना रूटीन बना करके उसको आप देख लीजिएगा। जितना आपको दिया जा रहा है उतना आप पचा लीजिए, परीक्षा आपका निकल जाएगा। इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। तो मुगल काल जो है कल सुबह में हम आपको पढ़ाएंगे 12:30 बजे से, और कल सुबह में खत्म कर देंगे। और बैठे रहिए, मुगल काल खत्म कर देंगे। और उसके बाद जो है कल शाम से प्राचीन शुरू करेंगे। कल शाम से प्राचीन शुरू हो जाएगा, एकदम 100% शुरू हो जाएगा प्राचीन। समझ गए। और आज पहले छोड़ रहे हैं। हाँ, कल रात में प्राचीन शुरू हो जाएगा। कल रात में प्राचीन शुरू हो जाएगा। फिर जैसे मध्यकालीन खत्म किए, प्राचीन भी खत्म कर देंगे। और जो है हम रात में सोए नहीं हैं। समझ गए, सो नहीं पाए हैं रात में, हम जगे हैं। समझ गए। मेरा भी जो है माथा दर्द करने लगा है, नहीं तो अभी और पढ़ाते। आज रात में सो लेंगे, कल रात में फिर पढ़ाएंगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम तक पढ़ाएंगे, ताकि प्राचीन कम से कम आधा तो निपटाइए दे। समझ गए। तो कल, आज नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। अगर ज़्यादा हम देर क्लास लिए तो बीमार पड़ जाएंगे। सोना जरूरी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक में देखिए, बिहार पुलिस परीक्षा एक ऐसा परीक्षा है जिसमें स्टैटिक में 2 चीज निश्चित तौर पर पूछता है, एगो दिवस, एगो प्रमुख संगठन का मुख्यालय। ये 2 चैप्टर ऐसा है स्टैटिक में, यहां से 1 या 2 प्रश्न आना लाजमी है, आता ही आता है। तो इसलिए हम सोचे हैं दिवस हम आपको पूरा प्राचीन
मध्यकालीन करवाते करवाते पूरा जनवरी से लेकर दिवस तक महत्वपूर्ण दिवस याद करवा दे, प्रमुख संगठन के मुख्यालय हम आपको याद करवा देंगे, और फिर करंट भी जो है हम देखेंगे। करंट का तो हम आपको दे ही दिए हैं, एक बार आप भी अपना देख लीजिए, उसको याद कीजिए। देख लेंगे, ठीक है, करवाएंगे, ठीक है, हाँ देख लेंगे, ठीक है, देख लेंगे, ठीक है। करंट आप लोग अपने तरीका से याद कीजिए, जिसमें कंफ्यूजन है 2 को 4 गो क्वेश्चन में मैक्सिमम कंफ्यूजन हो सकता है, मैक्सिमम 10 गो में कंफ्यूजन हो सकता है, उससे ज्यादा में कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। समझ गए, 1-2 जगह बहुत हो गया, समझ गए, तो उसको आप अपने से भी याद कीजिए। महाराज सब जो है सब हमारे कंधा पर ही बंदूक देकर के चलिएगा तो थोड़े होगा, कुछ तो अपना भी भार उठाइए, समझ गए। जब तक आप अपना भार थोड़ा बहुत नहीं उठाइएगा तो कैसे होगा, नहीं ना होगा जी, ठीक है। तो करंट याद कीजिए, हमको समय मिलेगा तो हम करवा देंगे, समझिए, लेकिन अपने से याद कीजिए। जो 8 गो 10 गो क्वेश्चन कंफ्यूजन होगा वो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ऐसे कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, फिर भी कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा। ऐसे हम भी प्रयास करेंगे करंट करवा देने का, लेकिन सबसे पहले जो है सिलेबस जो है उसको खत्म कर देते हैं, नहीं तो कल के डेट में जाकर के आपके लिए इतना मेहनत करते, कल के डेट में जाकर के आप ही कहिएगा कि है ही नहीं खत्म किए, है वो नहीं खत्म किए। तो हमारा जो मेन पोर्शन है हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, पहले तो हमको उसको खत्म करने दीजिए, ताकि कल के डेट में जाकर के आप सवाल ना खड़ा करें। देखिए हम आपको कितनों पढ़ा देंगे, समझ, कितनों पढ़ा देंगे, लेकिन थोड़ा सा छोड़ देंगे, तो जितना पढ़ाए हैं सब खत्म, थोड़ा सा जो नहीं पढ़ाए हैं वही आपके दिमाग में रहेगा। क्योंकि आज के डेट में लोगों का जो सोच हो चुका है निगेटिव हो चुका है, लोग पूरा निगेटिव माइंडेड हो चुका है, समझ गए। तो आ जाइए, अब देखिए स्टैटिक में जनवरी फरवरी मार्च 3 माह का दिवस हम आपको याद करवाते हैं, समझ गए। और दिवस का हम आपको पीडीएफ दे भी देंगे, अभी नहीं देंगे, पहले याद करवा देंगे बाद में देंगे, समझ गए। दिवस, तो दिवस जो है हम आपको याद करवा देते हैं। दिवस बोर्ड पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं, और इसको रिवीजन करते रहिए महाराज, रिवीजन नहीं कीजिएगा कोई उपाय ना है, समझ गए। जिसका 1 तारीख को परीक्षा है उसको थोड़ा दिक्कत है, जिसका 7 या 15 को परीक्षा है उसके पास तो मजा है, समझे। चलिए आइए, जनवरी फरवरी मार्च 3 माह का दिवस याद कर लेते हैं, और कल रात में प्रयास करेंगे पूरा दिवस क्लियर करवा देने का। कल रात में, कल दिन में जो है मुगल काल को खत्म करेंगे, कल रात में पूरा प्रयास करेंगे दिवस पूरा याद करवा दे, और संगठन का मुख्यालय पूरा याद करवा दे, ठीक है, ये 2 चीज। तो आ जाइए, सबसे पहले दिवस याद करते हैं। जनवरी, लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी, समझ गए। इसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस है 9 जनवरी। महात्मा गांधी लंबे समय तक दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद 9 जनवरी 1915 को भारत आए, उसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, देखिए विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पहली बार 10 जनवरी को 1975 ईस्वी में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, इसलिए विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो बताइए लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाए? लुईस ब्रेल दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। और देखिए एगो राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने भारत के राजभाषा के तौर पर हिंदी को स्वीकार किया था। इसी वजह से 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। आगे आ जाइए, राष्ट्रीय युवा दिवस। देखिए जो स्वामी विवेकानंद है उनका जन्म दिवस है 12 जनवरी 1863, कोलकाता प्रेसिडेंसी में उनका जन्म हुआ था। उन्हीं के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर विश्व युवा दिवस के तौर पर 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। विश्व युवा दिवस, विश्व युवा दिवस। अच्छा, किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में? स्वामी थल सेना दिवस 15 जनवरी, थल सेना दिवस, थल सेना दिवस। पराक्रम दिवस 23 जनवरी, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। समझ गए? तो पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस कब मनाया? किसके जन्म दिवस को?
देखिए ये नया नया दिवस आया है, इसके पूछने की संभावना थोड़ा ज्यादा है। अगर दिवस में पूछेगा ना तो पराक्रम दिवस के पूछने की संभावना थोड़ा ज्यादा है। नया नया दिवस ये क्रिएट हुआ है तो इसलिए इसके पूछने की संभावना ज्यादा है, तो इसको निश्चित तौर पर आप याद रखिएगा। तो बता दीजिए पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। आगे राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। भारत पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। भारत पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। बिहार दरोगा का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। आज डेली टेस्ट में भी ये दिए हुए थे। देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ है। यही कारण है कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा, भारत पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। भारत पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। गणतंत्र दिवस याद करवाना होगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस 26 जनवरी। कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस। सर्वोदय दिवस। सर्वोदय दिवस। शहीद दिवस 30 जनवरी। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। उसी उपलक्ष्य में 30 जनवरी को शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो शहीद दिवस कब? शहीद दिवस। शहीद दिवस। कुष्ठ निवारण दिवस। कुष्ठ निवारण दिवस। कुष्ठ निवारण दिवस याद रखिएगा, एक बार फिर से बताइए। कुष्ठ निवारण दिवस। कुष्ठ निवारण दिवस। शहीद दिवस। शहीद दिवस। सर्वोदय दिवस। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है? भारत पर्यटन दिवस। भारत पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस। पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस। थल सेना दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस। लुईस ब्रेल दिवस। लुईस ब्रेल दिवस। क्लियर है? आगे ये फरवरी 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। ये भी बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और जो प्रश्न एक बार किसी परीक्षा में पूछ दिया उसके पूछने की संभावना काफी अधिक होती है। ये भी पूछा हुआ है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस और विश्व कैंसर दिवस दोनों बिहार दरोगा का पूछा हुआ है। बिहार पुलिस में पूछने की पूरी संभावना है। समझ गए? तो बताइए विश्व कैंसर दिवस कब मनाया? देखिए एक बात याद रखिए, कोई भी जो दिवस मनाया जाता है ना, उस चीज के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है। कैंसर, कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कैंसर दिवस मनाया जाता है। समझ गए? युवाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए युवा दिवस मनाया जाता है। शिक्षकों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। जल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जल दिवस मनाया जाता है। समझ गए? तो जो दिवस मनाया जाता है उस चीज के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? ये बात याद रखिएगा आप। ठीक है, तो आ जाइएगा। विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। एक बार फिर से, विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसमें 2 परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, 1 और 4। समझ गए? विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। क्लियर है? चलिए अब देखिएगा, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च। विश्व वन्यजीव दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस। याद रखने की जरूरत ना है, ठीक है, लेकिन ऊपर का तीनों याद रखना है। समझ गए? विश्व वन्यजीव दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा पूरे भारतवर्ष के भीतर जो ये नहीं पूछा होगा। समझ गए? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। आगे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, याद रखना जरूरी। आयुष निर्माण दिवस 18 मार्च, नहीं याद रखना है, नहीं याद रखना। विश्व खुशहाली दिवस एवं विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, विश्व खुशहाली दिवस और गौरैया दिवस, विश्व खुशहाली दिवस और गौरैया दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व खुशहाली दिवस एवं विश्व गौरैया दिवस। आए आगे, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस, विश्व जल संरक्षण दिवस। बड़ी महत्वपूर्ण है, समझ, बड़ी महत्वपूर्ण है। कहीं कहीं हम बोल रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आने की, जहां पर हम बोल दे बड़ी महत्वपूर्ण है, आप समझ जाइए उसके परीक्षा में आने की संभावना है, समझ गए। विश्व जल संरक्षण दिवस 22, विश्व जल संरक्षण दिवस, विश्व जल संरक्षण दिवस, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के शहीद दिवस। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दिया गया था, समझ गए। तो ये याद रखने वाला बात है जी, ये याद ना है आपको। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, याद रखना जरूरी है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। इसमें जो है विश्व टीबी दिवस 24 मार्च, विश्व टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस, बाद बाकी याद रखने की जरूरत नहीं। विश्व टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस। इसमें जो है विश्व थिएटर या रंगमंच दिवस 27 मार्च, बस यही बात याद रखने की जरूरत है। विश्व थिएटर या रंगमंच दिवस, विश्व थिएटर या रंगमंच दिवस, विश्व थिएटर या रंगमंच दिवस। आए, इतना ही याद रखना है, ठीक है। नीचे से लिखिए, लिखाएंगे हम लिखाएंगे, है ना। एक बार याद कर लीजिए, अपना लिख लीजिएगा। पीडीएफ जो है हम आपको दे देंगे, टेलीग्राम पे भेज देंगे, छोड़िए, ठीक है। एक बार आइए फिर से याद कीजिए, मार्च में जो महत्वपूर्ण है, विश्व थिएटर या रंगमंच दिवस, विश्व थिएटर या रंगमंच दिवस। और देखिए अभी जो है तुरंत आप लोग जितने भी लोग क्लास कर रहे हैं सबको बोल रहे हैं, तुरंत क्लास कटा जनवरी से लेकर मार्च तक, देखिए आपको कितना याद हुआ है, ठीक है। लिखने का प्रयास कीजिएगा, दिमाग पे जोर डालिए। अरे जब तक दिमाग पे जोर नहीं डालिएगा थोड़े कुछ होगा महाराज, हैं। सफलता दाल भात चोखा थोड़े है, कुकर में चढ़ाए 3 सीटी लगाए, नमक हल्दी मार दिए, खा लिए, ऐसा थोड़े होता है जी, है। दिन रात एक करके मेहनत करना पड़ता है महाराज, समझ गए। विश्व थिएटर या रंगमंच दिवस, विश्व थिएटर या रंगमंच दिवस, विश्व टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व जल संरक्षण दिवस, विश्व जल संरक्षण दिवस, विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस, विश्व गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस, विश्व खुशहाली दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस। 2-3 बार तो याद करवाइए दी, ठीक है। अब जो है आप सुनिए, कल दोपहर में 12:30 बजे से भिड़ेंगे, मुगल खत्म कर देना है। रात में आएंगे 10:30 बजे से प्राचीन शुरू करेंगे और कल दिवस पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। प्राचीन जितना हो उसके बाद दिवस और फिर परसों जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय स्थितिक में, और करंट भी ले आएंगे, समझिए, करंट भी ले आएंगे, खत्म हो जाएगा सब चीज। देखिए हम आपको जितना बोले हैं हम उतना करवाएंगे। आप लोग धैर्य खो देते, धैर्य खोने से मतलब थोड़े है जी। देखिए हम भी मानव है ना जी, हमको भी तो कुछ पर्सनल काम रहता है ना जी। ऐसे तो हमारा सब चीज आप ही हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी जो है कुछ काम को लेकर के गायब होना होता है, लेकिन फिर भी हम आपका क्लास तो पूरा का पूरा मैनेज करते हैं। मैथ का सिलेबस खिंचाया कम बड़ी बात है जी, है, समझ गए। आप लोग एकदम हल्ला करते रहते हैं बेवजह का। चलिए ठीक है, इससे आगे मिलते हैं कल सुबह 12:30 बजे। धन्यवाद सभी लोगों का।